इस वीडियो में हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाम तो सुना सुनाया है, 9th स्टैंडर्ड से ही देखते आ रहे हैं हम लोग यह नाम। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूं। लेट्स से रमन इज ए बॉय। रमन इज ए बॉय, ही वेंट टू सम शॉप, किसी शॉप में जाता है ये, एंड 2 पेंसिल एंड 4 पेन्स खरीदता है। तो उसे कितने पैसे देने होंगे? सर पेंसिल और पेन के दाम तो बताओ। ओके, पेंसिल 5 रुपए की है, 5 रुपीज की एक पेंसिल है, एंड पेन इज फॉर ₹20। तो कितने पैसे देने होंगे? 2 pencils into 5 rupees plus 4 pens into 20 rupees, that is equal to 90. अमन भी उसी शॉप में जाता है, एक पेंसिल खरीदता है एंड 4 पेन खरीदता है। इसको कितने पैसे देने होंगे? 1 pencil into 5 rupees plus 4 pens into 20 rupees, that is equal to 85. अमित भी उसी शॉप में जाता है एंड 3 पेंसिल खरीदता है एंड 4 पेन खरीदता है, 5 पेन खरीदता है। इसे कितने पैसे देने होंगे? 3 into 5 plus 5 into 20, कितना हो जाएगा? 115 रुपीज। तो इन सब से क्या एक इक्वेशन हम लोग नहीं बना सकते हैं? एक पेंसिल अगर श्याम ये ए पेंसिल्स एंड बी पेन्स खरीदता है, कितने पैसे देने होंगे? a into 5 plus b into 20, that is equal to 5a plus 20b। ये एक इक्वेशन आ गया। सिंपल सी चीजों से भी इक्वेशन पैदा हो सकता है। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सभी को पता है लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स, इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। डिग्री निकालना तो कोई भी नहीं पूछेगा। इस इक्वेशन की डिग्री 1 है और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो बुक में जो एक एग्जाम्पल दिया है इसको देखते हैं हम लोग। अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला is half the number of rides she had on the giant wheel. If each ride costs ₹3 and a game of hoopla costs ₹4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent ₹20? समझ में नहीं आया? नहीं आना था, चलो समझते हैं अब इसको। अखिला वेंट टू एक फेयर। अखिला एक लड़की है, किसी मेले में जाती है। सिंपल है। वहां पे क्या है? एक जायंट व्हील है और एक हुपला गेम है। 2 चीजें हैं जिसमें अखिला को इंटरेस्ट है। जायंट व्हील, बड़ा सा गोल झूला, बैठ जाओ और वो गोल गोल घुमा देता है। एंड हुपला के बारे में लिखा है, एक गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग एंड ऑन द आइटम्स केप्ट इन द स्टॉल। बहुत सारी चीजें रखी होती है सामने में, उसके ऊपर एक रिंग से फंसाना होता है। इफ द रिंग्स कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट। इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ चॉकलेट्स होंगे जो अखिला को पसंद था, इसलिए उसको हुपला खेलने का भी मन था। नाउ सी, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। हुपला उसने कितनी बार खेला ये नहीं पता है,
कितनी बार खेला ये नहीं पता है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील। मतलब नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज इक्वल टू एक्स। अगर इसको एक्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ राइड्स ऑन जायंट व्हील क्या होगा, क्या होगा, 2x या x/2? ये सोचना होगा। देखो किस पे ज्यादा किया है, किस पे कम किया है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ। हुपला जितनी बार खेली है वो हाफ है। किसका हाफ है, किसका हाफ है? जायंट व्हील पे जितनी बार चढ़ी थी उसका हाफ है। तो जायंट व्हील पे यदि ये 2x बार चढ़ी थी, जायंट व्हील पे यदि यह 2x बार चढ़ेगी, तभी तो हुपला x बार खेलेगी, तभी तो x बार खेलेगी। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि नहीं समझ में आ रहा है कितनी, कौन सा डिवाइड बाय 2 होगा, कौन सा मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, इसको एक अलग वेरिएबल मान लो y, एक अलग वेरिएबल मान लिया y। ठीक है, अब बताओ, अब दोनों में क्या रिलेशन, x और y में कुछ रिलेशन मिल सकता है? नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ। हुपला x बार खेली है, ये हाफ है। ये किसका हाफ है? y का हाफ है। नंबर ऑफ टाइम्स सी रोड ऑन द जायंट व्हील, इसका हाफ है। तो यहां से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इसको। क्या करना होगा, 2x इज इक्वल टू वाई, और यहां से इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी दिया है। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड ए गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, सी स्पेंड ₹20। बीच में जो है इसे अभी से काम नहीं है, हाउ वुड यू फाइंड आउट, ये वो जो भी है। सी स्पेंड ₹20, ₹3 की एक राइड लेती है। राइड ₹3 की है, यानी कि y को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो राइड में खर्च आ गया, जैसे पेन और पेंसिल का भी निकाला था। एंड हुपला में ₹y लगते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो x को, और ये दोनों मिलकर के कितने पैसे खर्च किए उसने, ₹20 खर्च किए, ₹20 उसने खर्च किए हैं। ओके, तो दो इक्वेशन हमें मिलते हैं, ये एक इक्वेशन मिला, ये दो इक्वेशन मिला। अभी इक्वेशन सॉल्व करने की बात नहीं करनी है हमें, अभी इक्वेशंस देखना है सिर्फ। ये दोनों इक्वेशंस जो मिले हैं, ये जो दोनों इक्वेशंस मिले हैं, लीनियर है, लीनियर है, टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स है, एंड इत्तेफाक से टू इक्वेशंस भी है, टू इक्वेशंस भी है। अगर दो इक्वेशन होगा तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। अगर एक इक्वेशन होगा और एक ही इक्वेशन में वेरिएबल अगर दो हो जाएंगे, तब तो वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है बहुत बार, बहुत बार इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने आते हैं, एंड इनको सॉल्व करने के लिए हमें लीनियर इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ता है। लीनियर इक्वेशन से क्या क्या करना होता है, क्या कर सकते हैं, यह सब तो पता है तुम लोगों को। ऐसे सिचुएशंस को देख करके लीनियर इक्वेशन हमें फ्रेम करना होगा। चलो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, अब जब भी लीनियर इक्वेशन की बात होगी ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब भी आएगा ना, जब भी ये टू वेरिएबल आएगा, तब इक्वेशन भी दो आएंगे। मतलब अगर वेरिएबल दो है, वेरिएबल इज इक्वल टू 2, देन इक्वेशन इज ऑल्सो 2, इक्वेशन इज ऑल्सो 2। जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशन होने चाहिए। अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, वन वेरिएबल है वन इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। टू वेरिएबल है टू इक्वेशन होगा, तभी सॉल्व होगा। थ्री वेरिएबल होगा तो वो हमारे सिलेबस में नहीं होगा। ठीक है, बट थ्री वेरिएबल्स होगा तो तीन ही इक्वेशंस भी होने चाहिए, दो इक्वेशन में सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो यहां पे देखो एक एग्जांपल दिया है। सम
एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में। x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यह भी एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स है। और ये तीसरा वाला देखो, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, x माइनस 0y इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। ये कौन सा इक्वेशन है दो वेरिएबल में? ये कौन सा इक्वेशन है दो वेरिएबल में? नहीं है ना, दिस इज नॉट ए इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे कांड नहीं करना है तुम्हें भी। हमारे पास जब लीनियर इक्वेशन होंगे ना, एक वेरिएबल x होगा, एक वेरिएबल y होगा। x को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं a से, प्लस b एक दूसरे नंबर से y को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड इन दोनों का सम c आएगा। ऐसा एक इक्वेशन होना चाहिए, ऐसा एक इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर a इज इक्वल टू 0 बोल दोगे तुम, तब तो दिक्कत हो जाएगी, x खत्म हो जाएगा। a इज इक्वल टू 0 बोल दोगे तो x ही गायब हो जाएगा, तो ये a को 0 नहीं बोल सकते हो। और क्या नहीं बोल सकते हैं? b इज इक्वल टू 0 नहीं बोल सकते हैं, b को 0 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर b को 0 बोल दोगे तो ये y बेचारा गायब हो जाएगा। y गायब हो जाएगा तब भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बचेगा, वन वेरिएबल हो जाएगा। एंड c को 0 बोल सकते हो, c अगर 0 बोल भी देंगे तो क्या होगा? ax प्लस by इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन बनेगा। ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। नाउ देखो, यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि किसी इक्वेशन में ax प्लस by इस तरह से लिखा हो, इस तरह से नहीं लिखा है, नंबर्स नहीं दिए हैं, 2x 3y 5 इस तरह से नंबर्स नहीं दिए हैं, ax प्लस by प्लस c इस तरह से दिया हुआ है, तो a b और c इन तीनों को नंबर्स मानना है, इन तीनों को नंबर्स मानना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी होगा a b and c आर कॉन्स्टेंट्स, क्वेश्चन में लिखा रहता है ना a b and c आर कॉन्स्टेंट्स, ऐसा बहुत जगह लिखा होता है। इस इक्वेशन के साथ में ये दिया होगा a, b, c आर कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि a, b, c आर नंबर्स, ये नंबर्स हैं, ये वेरिएबल्स नहीं है। इसको वेरिएबल नहीं समझना है, वेरिएबल नहीं समझना है, इसको नंबर समझ के सारा काम कर देना है। इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, इसकी वैल्यू हमें पता है। ये a की अगर कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट दिया है तो मतलब है कि इसकी वैल्यू a मुझे पता है, मुझे पता है a की क्या वैल्यू है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे पता है b की वैल्यू क्या है, मुझे पता है, बट मैं लिख नहीं रहा हूं। c की वैल्यू क्या है मुझे पता है, बट मैं लिख नहीं रहा हूं। ऐसा क्यों कहना चाहेंगे? ये पता चल जाएगा धीरे धीरे। अगर लास्ट क्लास में पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चला है तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। कई जगह इससे बेनिफिट हो जाता है, कई जगह इससे बहुत फायदा होता है, देखेंगे इसको भी हम लोग। चलो, एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन दिस फॉर्म वेयर a b and c आर रियल नंबर्स। देखो, मैं पता है नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर्स। नंबर जो भी होगा तो रियल ही होगा, अनरियल नंबर कुछ होता है क्या? अनरियल नंबर तो कुछ नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। रियल नंबर्स, रैशनल हो या इरेशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियल नंबर्स होना चाहिए। a and b आर नॉट बोथ जीरो, नॉट बोथ जीरो। अगर दोनों एक साथ जीरो हो जाएगा तब तो फिर कहानी कुछ और ही हो जाएगी। अगर दोनों को एक साथ जीरो रख दोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें ए और बी दोनों को अगर जीरो रख दोगे तो क्या होगा? तब तो बेचारा इक्वेशन ही नहीं बचेगा, इक्वेशन ही नहीं बचेगा। तो ए एंड बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों अगर निकालेंगे तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। या तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, या इसको भी लिख सकते हो नहीं तो फिर इसको दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं? ये ट्रू कब होगा? ये ट्रू कब होगा? जब दोनों में से जब भी दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे तब ये ट्रू हो जाएगा। यदि दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो लिखा है ना, ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, इसको लिखने का बहुत ही मैथमेटिकल तरीका है, साफ सुथरा मैथमेटिकल तरीका है। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
ठीक है, इस तरह का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है। कई जगह पे इस चैप्टर में हमें इस तरह के इक्वेशंस मिल जाएंगे जहां पे दोनों में से कोई एक जीरो हो जाता है, तो हमारा सारा काम हो जाएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों जीरो हो जाएंगे ना, तब पे कोई काम नहीं हो पाएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाता है तो फिर हमें इस चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के नॉलेज से ही काम चल जाएगा। बट समटाइम्स इट हैपेंस, दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, बट दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते। एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, स्क्वायर रूट 2x माइनस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। yes, this is a linear equation in two variables. Yes, it is a linear equation in two variables. 5x plus 3y is equal to 8. लीनियर इक्वेशन है। माइनस 2x माइनस स्क्वायर रूट 2y इज इक्वल टू 3.2। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की हम लोग जब बोलते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, ये राइट साइड में जीरो रखते हैं, राइट साइड में जीरो रखते हैं तो हमें यह फॉर्म मिल जाता है। क्या फॉर्म है ये, 8 टाइम्स x प्लस b टाइम्स y प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब इसी इक्वेशन को हमें जानना है, इसी इक्वेशन को हमें जानना है। जनरल फॉर्म हमें दो इक्वेशन चाहिए, हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो कैसे लिखेंगे ये दोनों, अगर इस तरह से दो इक्वेशंस लिख दिया तो दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग इसको लिखते हैं a1, पहला इक्वेशन में a1 b1 c1 एंड दूसरे इक्वेशन में a2 b2 c2, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स। तो मैं बताया हूं रियल नंबर्स होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, नंबर है तो रियल ही होगा। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ लेकर के चलना होता है, एक इक्वेशन से काम नहीं बनता है। बात मुश्किल होने वाली है ना, एक तो दो दो वेरिएबल आ गए हैं, ऊपर से इक्वेशन भी दो आ गए हैं। तो दो लीनियर इक्वेशन हम लोग इस तरह से कोई लेके चलते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 यह दूसरा इक्वेशन है। देखो इस तरह से लिख रहा हूं ना, मतलब आगे बहुत सारे फॉर्मूलास आएंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है इसके लिए कुछ फॉर्मूला आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है ना उसको हम लोग a1 या a बोलते हैं, a अगर 2 है तो a1 a2 हो जाएगा, अगर 3 है, 3 इक्वेशन इस तरह से लिखे हैं तो a1 a2 a3 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग हमारे सारे फॉर्मूला में x बोलते हैं, a बोलते हैं। x का जो कोफिशिएंट है उसके लिए हम लोग सिंबल a यूज करेंगे, y का जो कोफिशिएंट है उसके लिए सिंबल b यूज करेंगे, कांस्टेंट जो है उसके लिए हम लोग c यूज करेंगे, एंड राइट साइड में इक्वल टू 0 होगा। इस c को राइट साइड में लाने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे, c को राइट साइड में लाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो जो फॉर्मूला सब इसमें आएंगे वो इसी फॉर्मेट पे, इसी दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आगे चल के बताऊंगा, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला x इज इक्वल टू निकालने का एक फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूला में क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसी 6 नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, इसी 6 नंबर का कॉम्बिनेशन होगा। किसी को मल्टीप्लाई करना है, किसी को डिवाइड करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, यही करना होगा। तो पता होना चाहिए कि a1 किस नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, a1 इस 6 में से कौन सा नंबर है, कैसे पता चलेगा, इसलिए हमने नाम फिक्स कर दिया। x के साथ जो नंबर आएगा उसको हम लोग a1 बोलेंगे और a2 बोलेंगे, y के साथ जो आएगा उसको b1 और b2 बोलेंगे, z के साथ जो आएगा, c के साथ जो है कांस्टेंट जो आएगा उसको c1 और c2 बोलेंगे। ओके, चलो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे हम लोग। टिल देन बाय बाय।